नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इसरो ने 39 साल के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। वो भारत अमेरिका के मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। वहीं बैकअप अंतरिक्ष यात्री होंगे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए ये उड़ान अगले साल के शुरू में होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पल्लव हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लव, अब आखिरकार वो नाम सामने आ गया। तस्वीर बहुत पहले देखी थी 4 लोगों की, लेकिन अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम सामने आया है। बहुत उत्साह से लोग देख रहे हैं इस मिशन को। तो बहुत उत्साह है। देखिए, 1984 के बाद पहला कोई भारत का एस्ट्रोनॉट होगा जो अंतरिक्ष में जाएगा, और ये दर्जा शुभांशु शुक्ला को मिलने की उम्मीद है। ये लखनऊ में पैदा हुए, 39 इयर्स इनकी एज है, और ये बहुत यंग हैं। आने वाले टाइम में ये गगनयान मिशन में भी कामयाबी से पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये जो भारत और अमेरिका का साझा मिशन है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, और शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन हैं, वो प्राइम एस्ट्रोनॉट हैं, और प्रशांत बालाकृष्णन वो बैकअप कैंडिडेट हैं। हरदम एस्ट्रोनॉट में एक प्राइम होता है और एक बैकअप होता है कि कहीं लास्ट मिनट पे किसी को कोई मिसहैप हो जाए, बीमार हो जाए, तो दूसरा एक तैयार होता है। जैसे पहले थे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा, और उनके बैकअप थे एस्ट्रोनॉट रवीश मल्होत्रा। उसी तरह से ये 2 चूज किए गए हैं। अब ये जो मिशन है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर धरती के चक्कर लगाता है, और यहाँ पे जाने के बाद ये साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन आगे इनकी जो एक्सपीरियंस है वो भारत के गगनयान प्रोग्राम में काम आएगी, ऐसा इसरो का मानना है। और ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट हैं, ये एक्सियम 4 नाम की एक एक्सियम कंपनी है, और उनके चौथे मिशन पे अंतरिक्ष में जाएंगे, जिसमें इनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट होंगे शुक्ला जी के साथ। और उसके साथ साथ ऐसी उम्मीद है कि ये स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से और क्रू ड्रैगन मॉड्यूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी कि 2025 के शुरू में कभी भारत का एक नया एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगा। राकेश शर्मा साहब जी, अंतरिक्ष में गए थे, उनका बहुत बोलबाला हुआ, लेकिन अब तैयारी है भारत और इसरो और नासा के जॉइंट मिशन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने की। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये पहला प्राइम कैंडिडेट बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव इस जानकारी के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, नाम सामने आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक्स पर एक पोस्ट कर चौंकाने वाला दावा किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार उनके खिलाफ ईडी रेड की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इसे वायनाड घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड दौरे पर हैं। शुक्रवार आधी रात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। केरल में वायनाड की घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल गांधी ने रात 1:52 पर पोस्ट कर लिखा, साफ तौर पर मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण को 2 in 1 ने पसंद नहीं किया। ईडी सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक छापे की तैयारी हो रही है। ईडी का मैं बाहें पसारे इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। पहली बार देखने को मिल रहा है लोकसभा में कि एक बहादुर नौजवान देश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठा रहा है, नौजवानों की समस्याओं को उठा रहा है, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ बोल रहा है। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे? कराना। हम कहा है राहुल गांधी ने कि हम खुली बाहों से इंतजार करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि वो किस मामले की बात कर रहे हैं। इस बात का भी खुलासा नहीं किया कि पहले से चल रहा कोई मामला है या कोई नया मामला है।
पहले से चल रहे नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर लोकसभा में तुरंत चर्चा करवाए जाने की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। हम सारे लोगों को जानते हैं 10 साल से मोदी सरकार और अमित शाह जी ने टोटली ईडी, सीबीआई और आईटी का कंटिन्यूअसली दुष्प्रयोग करते हैं और वो लोग गलत अनाप शनाप केसेस अपोजिशन लीडर्स के ऊपर डालते हैं। और इस बार लोगों ने मोदी और अमित शाह का जगह दिखाया, 303 से उनका 240 में पहुंचाया, उनका मेजॉरिटी मार्क कम हो गया, उनका साथ कोई नहीं था, वो जेडीयू और टीडीपी उनका साथ अलायंस होके वो सरकार बन पाए। इनका क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, ये इनका माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन चुका है और इनका अलायंस पार्टनर का थ्रू ये सरकार चल रहा है। इसलिए इनका पुराना आदत भी बदला नहीं है। अभी भी इनका आदत ये है कि मीन्स ऑफिसर्स का धमका के ये लोग रेड करना चाह रहे हैं। इसमें हमारा ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर भी ये चीज़ करना चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और राहुल गांधी के बीच संसद के भीतर वार पलटवार का दौर चल रहा है। मामला चाहे जाति जनगणना का हो, राहुल गांधी की जाति पूछने का या फिर वायनाड की घटना, दोनों तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी ने कल ही कहा था कि वायनाड की घटना राहुल गांधी की भी विफलता है। अब बीजेपी कह रही है कि इस विफलता से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ऐसी बातें कह रहे हैं। अपने मुंह मियां मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये दावा करके इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं पर ईडी की जांच पहले से ही चल रही है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम एक बार फिर से विवादों में है। यहाँ पिछले एक महीने में 14 लोगों की मौत के बाद आज एनसीडब्ल्यू की टीम जांच के लिए पहुंची। टीम के साथ एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा भी थीं। वहीं दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं जो 48 घंटे में रिपोर्ट सरकार को देगी। ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी।
मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, उनके BMI 18 से कम है। 20% को अलग अलग तरीके की स्किन डिजीजेस हैं। और आपको बता दें, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं आशा किरण शेल्टर होम के बाहर, जो पिछले लंबे समय से विवादों में है। ताज़ा विवाद यहाँ पे ये है कि यहाँ पिछले 1 महीने में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक माइनर भी शामिल है। अब तक जो जानकारी मिली है कि इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि 48 घंटे के भीतर जांच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। मामला संज्ञान में आने के बाद NCW ने भी कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी इस आशा शेल्टर होम के अंदर कुछ देर पहले पहुंची है। कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं वो अंदर हैं और वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अंदर किस वजहों से जो ये लोगों की मौत हुई है वो क्यों हो रही है। जानकारी के मुताबिक जो NCW की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगी और वो भी जाकर अंदर पूरी जो वस्तु स्थिति है उसको देखेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि जो पूरा मामला है, जो ये लोगों की मौत लगातार हो रही है, वो क्यों हो रही है। प्रयागराज में मारे गए उत्तर प्रदेश के माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या के मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। यूपी सरकार की तरफ से गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस अचानक हुई इस घटना को टाल नहीं सकती थी। आयोग की रिपोर्ट में क्या खास है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें 15 अप्रैल 2023 की हैं। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में रात करीब 10:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सवाल शासन और पुलिस पर लगे, लेकिन अब ये दाग भी धुल गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बालासाहेब भोसले की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय न्यायिक समिति ने अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा है कि इस घटना को टालना संभव नहीं था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस और राजतंत्र की कोई मिलीभगत दिखाई नहीं थी। अतीक की हत्या के मामले में न्यायिक आयोग ने कहा है, पुलिस या राजतंत्र की मिलीभगत का कोई सबूत नहीं मिला। इस हादसे को टालना संभव नहीं था। मात्र 9 सेकंड में सब कुछ हो गया। ऐसे में पुलिस कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। राजतंत्र की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अतीक और अशरफ को मानक से ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मी दिए गए थे। मीडिया कवरेज के तरीकों में कुछ सुधार किए जा सकते हैं। आरोपियों ने चर्चित होने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या से पुलिस को नुकसान हुआ है। दोनों आरोपियों के पास से हथियारों की बरामदगी की जानी थी, जो पाकिस्तान निर्मित थे। इसके अलावा आतंकी संगठनों के साथ संबंध और हथियारों के सप्लायर से संबंधित जानकारी के बारे में पता लगाना भी बाकी था। अतीक की हत्या की सच्चाई जानने के लिए न्यायिक आयोग ने 87 गवाहों की गवाही ली। कॉलविन अस्पताल के CCTV फुटेजेस खंगाले, मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में जो फुटेजेस थे उनको देखा और दस्तावेजों की भी जांच की और उसके बाद 365 पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपकर पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजगुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। तो उत्तराखंड में बुधवार को आई आपदा से 13 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग लापता बताए गए। केदारनाथ यात्रा अगले 4 दिनों तक स्थगित की गई है। केदारनाथ में 5000 यात्रियों को निकाला गया है। 1000 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, SDRF, NDRF यात्रियों को निकालने में जुटी हुई है। भारी बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग भी भारी क्षतिग्रस्त हुआ है। रामबाड़ा में 2 पुल और भीम बली में 25 मीटर रास्ता बह गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की सड़क भी भूस्खलन से बंद है। उत्तराखंड पिछले 24 घंटों में 170 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं।
उधर नैनीताल की ठंडी सड़क पर शनि मंदिर के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने के बाद पैदल मार्ग रुक गया। बोल्डर्स ने बिजली के खंभों, पेड़ों और सड़क किनारे लगी रेलिंग को भी तोड़ दिया। और हमारे सहयोगी किशोर रावत दे रहे हैं इस पर अधिक जानकारी। उत्तराखंड में बुधवार को हुई भारी बारिश के बाद काफ़ी जगह पे नुकसान हुआ है। खासकर टिहरी के घनसाली और केदारनाथ के जो पैदल मार्ग है लिंचौली, रामबाड़ा, भीमबली और गौरीकुंड तक काफ़ी जगह पर रोड टूट चुकी है। जो पैदल मार्ग है वो टूट चुका है। कई जगह पे बड़ा भूस्खलन आया और बादल फटने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का मोटर मार्ग भी कई जगह पर लैंडस्लाइड की चपेट के कारण बंद है। अब ऐसे में जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में तीर्थ यात्री फंसे हुए थे, तो उनका निकालने का काम शुरू हो चुका था। और ऐसे में अब देखा जाए तो करीबन 5000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिसमें उनको पैदल मार्ग के ज़रिए यानी जंगल के ज़रिए और नए रास्ते बनाकर उनको पैदल बाहर निकाला गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी करीबन 700 से ज़्यादा ये तीर्थ यात्रियों को बाहर निकाला गया है, सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। वहीं पर लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या को देखकर इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर और Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी लगाया। इसके अलावा सिविल एविएशन के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक 1000 से लेकर 1500 तक वहां पर तीर्थयात्री और जो स्थानीय लोग हैं और दुकानदार हैं वो भी फंसे हुए, उनको भी लाया जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ की यात्रा अगले 3 से 4 दिन तक स्थगित रहेगी। बाकी गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा लगातार जारी रहेगी। केदारनाथ की यात्रा इसलिए स्थगित रखी गई है क्योंकि पैदल मार्ग कई जगहों पर टूट चुका है, मोटर मार्ग भी कई जगहों पर टूटा है। इसकी वजह से यात्रा वहां पर नहीं हो सकती है। उसके अलावा उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बुधवार से लेकर अब तक 13 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भारी बारिश से करीबन 170 से ज़्यादा सड़कें बाधित है, जिन्हें खोलने का लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा केदारनाथ में बिजली और मोबाइल सेवा, जिसमें इंटरनेट सेवा को शुरू कर दिया गया है ताकि जो वहाँ पर फंसे लोग हैं वो इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिए अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी और सरकार ने जानकारी दी है कि जो केदारनाथ में लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की वहाँ पर सुविधाएं पूरी है, रहने की सुविधाएं पूरी है, दवाइयाँ भी पूरी है। इस लिहाज से उन लोगों को जल्द निकाला जाएगा। Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वहाँ पर पल पल बदलते मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अब ऐसे में कल सुबह जब मौसम साफ़ होगा तो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके जो बचे लोग हैं उनको निकाला जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को लिंचौली में SDRF के जवानों ने जो मलबे में दबा था उसको जीवित बाहर निकाला है। दूसरी तरफ SDRF के जो जवान हैं वो लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ला रहे हैं और एक व्यक्ति को जो रास्ता पार कर रहा था, अचानक उसे मिर्गी का दौरा आने के बाद उसको तत्काल उसको SDRF के जवानों ने वहां पर कंधे से उठाकर पहाड़ी के रास्ते उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। तो इस तरह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल पल पल बदलते मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार रोकना पड़ रहा है। अब जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद सभी फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। हिमाचल प्रदेश में 6 स्थानों पर बादल फटे हैं और अब तक 6 शव मिले हैं। 47 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे, 450 सड़कें बंद हैं। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट के 300 रूट बंद हैं। हिमाचल में सेना, NDRF, ITBP, SDRF, हिमाचल पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी VD शर्मा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं के 36 घंटे हो चुके हैं। अब तक जो है 5 डेड बॉडीज रिकवर हुई है, 49 लोग अभी भी लापता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते 450 के करीब सड़कें बंद है, 2 नेशनल हाईवे बंद है और अभी तक जो है 7 पुल बहे हैं, 7 जो है पुलिया भी बही है साथ में। और इसी तरह से जो है 50 के करीब जो है मकान इस भारी बारिश में तबाह हुए हैं और साथ ही जो है 20 के करीब गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और लगातार अभी भी जो है हिमाचल में
मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है 10 जिलों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगले 36 घंटों में अभी जो है क्लाउड बर्स्ट और जो है फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो सकती है। तो लगातार अभी भी हिमाचल प्रदेश में खतरा बना हुआ है और इसी खतरे के चलते जो है प्रशासन अलर्ट पर है और सरकार भी पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। हाई लेवल बैठकें हो रही है और लगातार जो है पूरे घटनाक्रम पे नज़र बनाए हुए है। वीडी शर्मा, NDTV, शिमला। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 885 अंकों की गिरावट देखी गई, वहीं निफ्टी में 293 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। दोनों इंडेक्स आज लाल निशान पर ही खुले थे। अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखी गई है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। तो इसी के साथ न्यूज़ अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।